हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित संज्ञा से अव्यय तक हमने 6 पाठ पढ़े थे। 7वां पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, निपात, जितने भी ये विकारी और अविकारी शब्द हैं जो विकार के आधार पर दो भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी, इन दोनों के भी जो भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, उन सब के प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं व्याख्या सहित हम पढ़ रहे हैं, जिनकी 6 पाठ हमने पढ़े हैं। 7वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 145वें प्रश्न से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, थ्योरी पढ़ने के बाद में अवश्य ही हमें इन व्याख्या सहित प्रश्नों की वीडियो को देखना चाहिए, एक बार या 2 बार, ताकि हम बहुत ही कम समय में अपना अच्छा रिवीजन कर सके। रिवीजन के बिना किसी भी प्रकार की कोई तैयारी होती है वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की होती हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो कि व्याख्या सहित प्रश्न होते हैं। 145वां प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कि विशेषण पदबंध देखना है, छांटना है। विशेषण पदबंध। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में विशेषण पदबंध कौन सा है? तो इसमें विशेषण पदबंध है डी, वृक्षों की बनी छांव। वृक्षों की बनी छांव जो पदबंध है, पदों का समूह है, यह विशेषण पदबंध है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर यानी आपस में संबंध होकर के अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उनको पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं और पदबंध या वाक्यांश किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वाक्य उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़ करके अपना अर्थ देते हैं और पूरा अर्थ देते हैं, पूर्ण अर्थ देते हैं, भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य का जो भाग होता है उसको वाक्यांश कहते हैं और उसी को पदबंध कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में जुड़ते तो हैं, अर्थ भी देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। उन पदों के समूह को पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। यानी ऐसे पदों का समूह है जो पूरा अर्थ देते हैं, उनके समूह को तो कह देंगे वाक्य। और ऐसे पदों का समूह है जो जुड़ते हैं लेकिन अर्थ भी देते हैं, लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उनको कहते हैं पदबंध या वाक्यांश। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, पूर्ण भाव व्यक्त करता है, उसको वाक्य कहते हैं। और ऐसे शब्दों का समूह है जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, उसको पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। विशेषण पदबंध क्या होता है? किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह है विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे नाली में बहता हुआ पानी, चांद से भी प्यारा मुखड़ा और ध्यान में मगन साधक। यानी किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो पदों का समूह होता है, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो पदों का समूह होता है, उन पदों के समूह को ही विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि एक शब्द है पानी, जो कि संज्ञा शब्द है। इस पानी शब्द की विशेषता बताने वाले 4 पद हैं। नाली में बहता हुआ, ये 4 पद हैं जो कि आपस में जुड़ करके इस पानी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो नाली में बहता हुआ जो पदों का समूह है, ये विशेषण पदबंध है। इसी प्रकार से मुखड़ा संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। चांद से भी प्यारा पदों का जो समूह है, ये मुखड़ा संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो चांद से भी प्यारा जो पदों का समूह है, ये विशेषण पदबंध है, विशेषण वाक्यांश है। अगला प्रश्न का अध्ययन करेंगे 146वें प्रश्न का, जिसमें क्रिया का भेद बताना है। योग करके वह टहलने जाएगी, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? तो सही उत्तर है बी, पूर्वकालिक।
यानी एक साथ इसमें एक क्रिया होगी और उसके संपन्न होने के बाद में दूसरी क्रिया होगी। योग करके वह टहलने जाएगी वाक्यांश में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। तो दोस्तों, जब किसी वाक्य में दो क्रिया हो, एक क्रिया पहले संपन्न हो, उसके तुरंत बाद में दूसरी क्रिया भी शुरू हो जाए, तो वहां पर जो पहले वाली क्रिया होती है जो संपन्न हो गई है, उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व यानी पहले, जो पहले समय में पूर्ण होगी उस क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें दो क्रियाएं, एक तो नहाना और एक भोजन करना। एक तो नहाना और एक भोजन करना। तो जो नहाना है क्रिया वो पहले संपन्न हो गई और भोजन करना क्रिया है वो बाद में हो रही है। तो जो पहली क्रिया हो गई है नहाकर, नहाना जो क्रिया पहले हुई है, इस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या कहेंगे। 147वां प्रश्न है जिसमें संज्ञा पदबंध छांटना है। कौन सा है संज्ञा पदबंध? चार ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। सही उत्तर है बी। चार ताकतवर लोग जो पदों का समूह है, ये संज्ञा पदबंध है। चार ताकतवर लोग जो पदों का समूह है, तीन पदों का समूह है, ये संज्ञा पदबंध है। चार ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए, वाक्यांश में संज्ञा पदबंध है। चार ताकतवर लोग पदों का समूह है, संज्ञा पदबंध है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर जुड़कर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। तो दो प्रश्न है, एक है वाक्य और एक है वाक्यांश, और वाक्यांश को कहते हैं पदबंध। वाक्य किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूर्ण अर्थ देता है या पूर्णतः भाव को स्पष्ट करता है उसको वाक्य कहते हैं। और पदबंध या वाक्यांश किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक पद मिलकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, ऐसे पदों के समूह को पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह है, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला और मिट्टी का तेल। तो वाक्य में जो पद समूह है और वह यदि संज्ञा का काम कर रहा है तो उस पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे गोली से घायल बच्चे, अब यहां पर गोली से घायल जो बच्चे पदों का समूह है ये संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए गोली से घायल बच्चे ये पदों का समूह है, ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। 148वां प्रश्न है जिसमें सर्वनाम का भेद छांटना है कि कौन सा सर्वनाम है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है। आप शब्द कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो इसका सही उत्तर है सी, निजवाचक। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है, वाक्य के अनुसार आप निजवाचक सर्वनाम है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उसके 3 उपभेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद प्रयोग के अनुसार कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, वक्ता, मध्यम पुरुष, श्रोता और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही यानी तीसरा व्यक्ति। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। जिस सर्वनाम से कर्ता को बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आप निजवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से कर्ता का बोध होता है उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप जैसा समझे करे, तो आप यहाँ पर निजवाचक है। मैं आप ही चला जाता था, मैं आप ही चला आता था, तो आप निजवाचक सर्वनाम है, कर्ता के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, आप शब्द है ये कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्द है। श्रृंखला संज्ञा भेद की
दृष्टि से श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है, क्या है? ए समूहवाचक। श्रृंखला समूहवाचक संज्ञा है। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति की समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं, जैसे कि सभा, दल, गिरोह है, गुच्छा, कुंज, मंडल और गौंद। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा एक विकारी शब्द है जो बदल जाता है किसी विशेष वस्तु। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल ये समूह का बोध कराते हैं, तो सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? अविकारी शब्द जो कि बदलते नहीं है, जिसके 4 भेद होते हैं और मुख्य 5 भेद होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द का भेद है। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को भी अविकारी शब्दों में सम्मिलित किया जाता है। विशेषण अविकारी शब्द का भेद नहीं है, ये विकारी शब्द का भेद है। इसके अन्य भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्रिया विकारी शब्द के भेद है। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आदि आते हैं। निपात को भी अविकारी शब्दों में सम्मिलित किया जाता है। संज्ञा पदबंध बताने वाला वाक्य कौन सा है? सही है डी, रात को पहरा देने वाला। रात को पहरा देने वाला जो पदों का समूह है ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। वाक्य में उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे रात का पहरा देने वाला, ये वाक्य संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध है। इसके अन्य उदाहरण है इतने धनी मनी व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे और मिट्टी का तेल आदि। तो दोस्तों, पदबंध किसे कहते हैं, वाक्यांश किसे कहते हैं? मैं 2-3 बार ये बता चुका हूं कि वाक्य में और वाक्यांश या पदबंध में क्या अंतर होता है। जो वाक्य होता है उसमें ऐसे पद या शब्द परस्पर आपस में जुड़ते हैं जो कि पूर्ण अर्थ देते हैं, लेकिन पदबंध या वाक्यांश में ऐसे शब्द या पद जुड़ते हैं जो अर्थ तो देते हैं लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? पदों का ऐसा समूह है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो या प्रयोग में लिया जाए, ऐसे पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे नाली में बहता हुआ पानी, चांद से भी प्यारा मुखड़ा। यदि ऐसा पदों का समूह है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो वह पदों का समूह है विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे कि पानी में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी, तो पानी संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताने के लिए 4 पद यहां पर प्रयुक्त हुए हैं। नाली में बहता हुआ, तो नाली में बहता हुआ ये जो पदों का समूह है ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि पानी संज्ञा की यहां पर विशेषता बताई जा रही है। सर्वनाम पदबंध सर्वनाम का कार्य करने वाला पद समूह है। जैसे मुझ अभागे ने देव का मारा हुआ है। सर्वनाम का कार्य करने वाला पद समूह ऐसा पदों का समूह है जो सर्वनाम का कार्य करे। ऐसे पदों का समूह है जो सर्वनाम का कार्य करे, उन पदों के समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। मुझ अभागे ने, तो मुझ अभागे ने जो 3 पद हैं ये ऐसे पदों का समूह है। 3 पद हैं, ऐसे पद हैं जो आपस में जुड़ करके सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, निभा रहे हैं, तो
तो ये इन पदों के समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। क्रियापदबंध, क्रिया का काम देने वाला पदबंध क्रियापदबंध कहलाता है, जैसे लौटकर कहने लगा, जाता रहता था आदि। यदि ऐसे पदों का समूह है जो क्रिया का काम करे तो उन पदों के समूह को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे लौटकर कहने लगा, ये इन पदों के समूह को, लौटकर कहने लगा 3 पद हैं और 3 पदों का जो ये समूह है ये क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए इन पदों के समूह को क्रिया पदबंध कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारे 151 प्रश्न थे जिनका हमने अध्ययन किया है। इसके आगे जो प्रश्न है उनका अध्ययन करते हैं, जो कि प्रश्न है 152। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, बरे भोन में करत है ननन ही सो बात। बिहारी का दोहा है, जिसमें पूछा गया है कि उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या कितनी है। कितने क्रियापद हैं, क्रियापद कितने हैं? सही उत्तर है सी, 7 इसमें क्रियापद है। तो इस दोहे में 7 मुख्य क्रियापद हैं। जैसे कहत से कहना क्रियापद है, नटत से नकारना, रिजत से रीजना, खिजत से खींचना, मिलत से मिलना, खिला से खिलना, लज्जात से लजाना, जबकि एक गौण क्रियापद भी है इसमें, बात करना। तो एक ही इस दोहे में 7 क्रियापद हैं जो कि मुख्य हैं और एक गौण पद है। 153वां प्रश्न है, लड़की जाए ये वाक्य किस काल में है? तो सही उत्तर है सी, संभाव्य भविष्य काल में। लड़की जाए ये वाक्य संभाव्य भविष्य काल में है। जब कोई वाक्य भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट करे तो वह संभाव्य भविष्य काल का वाक्य होगा। यदि कोई वाक्य आने वाले समय में कार्य होने की संभावना को प्रकट करता है तो उस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल होगा। जैसे कि वाक्य है, रमेश कल आगरे जाए, तो संभाव्य भविष्य काल है। वह आया था, पूर्ण भूतकाल है। वह देखता है, वर्तमान काल है। सीता गई, सामान्य भूतकाल है। तो 3 काल होते हैं, वर्तमान काल जो चल रहा है, बीत गया भूतकाल, आने वाला है वो भविष्य काल। 154वां प्रश्न है, मोहन ने पढ़ा है ये वाक्य संदिग्ध भूतकाल में किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सही है बी, मोहन ने पढ़ा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन जाएगा। अगला प्रश्न है 155वां, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि का अर्थ होता है सूर्य। कौन सा उपवाक्य है, कैसा उपवाक्य है? तो यह है क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषता बता रहा है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यदि कोई पदों का समूह है किसी क्रिया की विशेषता बता दे तो उन पदों के समूह को क्रिया विशेषण कहेंगे। 156वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है जिसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है? तो सही है सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। इसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है कि घर कैसे पहुंचा, रोते रोते पहुंचा, तो विशेषता बताई गई है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, जबकि 3 अन्य वाक्य क्रिया विशेषण वाक्य नहीं है। 157वां प्रश्न है, वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है डी, हेतु हेतु मद भूतकाल। जब भी किसी शर्त से कोई कार्य होगा तो वहां पर हेतु हेतु मद होगा और कार्य यदि पहले संपन्न हो गया तो भूतकाल होगा उसके साथ में। तो वह पढ़ता तो पास होता, इसमें देखो शर्त रखी गई है कि पास तभी होता जब पढ़ता, शर्त है इसलिए हेतु हेतु मद है। और वह पढ़ता तो पास होता भूतकाल में, जो समय बीत चुका है उसमें उसका ये वाक्य बोध करा रहा है तो भूतकाल है। तो यह हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य है। जिसके कुछ वाक्य हैं और काल का नाम है,
वह पढ़ता तो पास होता, हेतु हेतु मद भूतकाल है। वह पास हो गया, सामान्य भूतकाल है बीते समय में। वह पास हो चुका था, ये भूतकाल है लेकिन पूर्ण भूत है, पूर्ण भूतकाल है। वह पढ़ रहा था, ये भूतकाल है लेकिन अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि वह पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। क्योंकि उस समय क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, हो सकता है कि वो अभी भी पढ़ रहा हो, तो अपूर्ण भूतकाल है। वह पढ़ रहा था, पहले पढ़ रहा था और अभी भी हो सकता है वो पढ़ रहा होगा, क्रिया पूर्ण नहीं हुई, इसलिए भूतकाल तो है लेकिन अपूर्ण भूतकाल है। 198वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? अविकारी, तो अव्यय को अविकारी माना जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार से लिंग वचन कारक के प्रभाव से बदलाव नहीं आता है। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द माना जाता है जबकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विकारी शब्द हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी शब्द हैं जो कि बदल जाते हैं, लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं, जो अविकारी शब्द होते हैं, बदलते नहीं हैं, जिनकी 4 मुख्य भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और 5वां गौण भेद है निपात। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और किसी शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यदि किसी शब्द से हमें किसी काम को करना या होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। 159वां प्रश्न है, किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? संज्ञा के स्थान पर किस शब्द भेद का प्रयोग नहीं होता है? तो बी, समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं होता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है लेकिन समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं होता है। समुच्चय बोधक का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है जबकि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। समुच्चय बोधक अव्यय का एक भेद है जिसे संयोजक भी कहते हैं, जोड़ने वाला, अर्थात 2 वाक्यों या शब्दों को मिलाने वाले को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो 2 वाक्यों या 2 शब्दों को आपस में मिलाता है उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय का एक भेद भी होता है जिसको कहते हैं संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, तो यहाँ पर जो और शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि यह दूध और पानी शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है जो कि 2 शब्दों या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। 160वां प्रश्न, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है जो कि संज्ञा या विशेषण से बनी है? वो नहीं है बी, अपनाना, क्योंकि सर्वनाम से बनी है। दिए गए शब्दों में अपनाना नाम धातु क्रिया नहीं है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको नाम धातु कहते हैं। जैसे समझाना, बतियाना, गरमाना, धकियाना सभी नाम धातु क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये सब की सब संज्ञा और विशेषण से बनी है। जो क्रिया संज्ञा शब्दों से या फिर विशेषण शब्दों से निर्मित होती है उनके बाद में प्रत्यय जोड़ करके क्रिया शब्द का निर्माण होता है, तो ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया शब्द संज्ञा विशेषण से निर्मित होते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से हाथ संज्ञा शब्द है, एक क्रिया शब्द बन गया हथियाना, तो जो हथियाना क्रिया शब्द बना है ये नाम धातु क्रिया है। बात से बतियाना, समझ से समझाना, तो हाथ, बात, समझ संज्ञा शब्द हैं। इनसे जो क्रिया शब्द बना है हथियाना, बतियाना, समझाना, ये सब के सब नाम धातु क्रिया शब्द है। विशेषण से चिकना से चिकनाना और गरम से गरमाना, चिकना और गरम ये दोनों शब्द विशेषण शब्द हैं। इनसे
नए शब्द बने हैं चिकनाना और गरमाना जो कि क्रिया शब्द हैं। तो जो चिकनाना और गरमाना क्रिया शब्द हैं ये नाम धातु क्रिया है। इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न पढ़ेंगे 161वां। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सही उत्तर है बी, मेरा। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप मेरा होगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। तो दोस्तों संज्ञा से अव्यय तक जो विकारी और अविकारी शब्दों के भेद होते हैं उनमें उनसे संबंधित जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है व्याख्या सहित हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारा 7वां पार्ट है। दोस्तों वीडियो देखें, एक क्रम के माध्यम से वीडियो देखें, पहले थ्योरी पढ़े, फिर पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो देखें, जो कि प्ले लिस्ट के रूप में प्रकाश सर हिंदी चैनल पर उपलब्ध हैं। तो अवश्य ही दोस्तों बहुत कम समय में आपका रिवीजन होगा, आपकी अच्छी तैयारी होगी, बेहतर तैयारी होगी। दोस्तों आपका कोई भी दोस्त हो, मित्र हो जो कि तैयारी कर रहा हो, जिसके एग्जाम में, परीक्षा में हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, तो उनके पास भी आप वीडियो अवश्य शेयर करें, उन्हें बताएं कि इस प्रकार से हम बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।